हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, इस बार शुरू करते हैं अनिल मोहन की देवदासी सीरीज़। इस सीरीज़ में 4 नॉवेल हैं। पहला देवदासी, दूसरा इच्छाधारी, तीसरा नागराज की हत्या और चौथा विष मानव। 4 नॉवेल की श्रृंखला में पहला नॉवेल आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, जिसका नाम है देवदासी। देवराज चौहान और मोना चौधरी फिर से एक साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं देवदासी का पहला भाग। देवदासी। देवा। पेशीराम यानी फ़कीर बाबा की आवाज़ कान में पड़ते ही देवराज चौहान चौंका। उसने फ़ौरन गर्दन घुमाकर पीछे वाली सीट पर नज़र मारी तो वहाँ फ़कीर बाबा को बैठे पाया। गर्दन तक जाते सफ़ेद बाल, माथे पर चंदन का तिलक, झुर्रियों से भरा चेहरा, परंतु चेहरे पर तेज था। गले में माला और जनेऊ, सफ़ेद चमकती धोती जिसका किनारा उसने बगल में दबा रखा था। सुबह के 8 बज रहे थे। देवराज चौहान सामान्य गति से कार ड्राइव कर रहा था। 15 मिनट पहले ही वो बंगले से निकला था। सड़कों पर अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। पेशीराम देवराज चौहान के ऑटो से निकला और सामने देखने लगा। कैसे हो देवा? फ़कीर बाबा की आवाज़ में गंभीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। अच्छा हूँ, तुम यहाँ कैसे? ज़रूरी काम था। अपना आज का दिन मेरे को दे दे देवा। क्या मतलब? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। रिव्यू मिरर से उसने फ़कीर बाबा पर नज़र मारी। सीधी सी बात का कोई मतलब नहीं होता। अपना आज का दिन मेरे को दे दे। कार को अभी वापस मोड़ ले और बंगले पर पहुँच कर पूरा दिन वहीं बिता। कल ही बाहर निकलना। फ़कीर बाबा ने व्याकुल स्वर में कहा। ऐसा क्यों पेशीराम? आगे कुछ वक्त बाद तेरे ग्रह ऐसे केंद्र बिंदु पर इकट्ठे हो जाएंगे कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मौत का तूफ़ान उठ खड़ा होगा, जो कि तेरे लिए बहुत बुरा होगा। हर तरफ मुसीबतें और बर्बादी होगी और बीच में तू होगा देवा। चंद पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान बोला। स्पष्ट कहो पेशीराम कि तुम कहना क्या चाहते हो। तेरे ग्रह तेरे को ऐसे रास्ते पर डाल सकते हैं कि जहाँ तुझसे मिन्नो यानी मोना चौधरी मिलेगी। तुम दोनों सामने होगे, एक दूसरे के खून के प्यासे। मौत तुम दोनों में से किसी के भी भाग्य के हिस्से में आ सकती है। अगर आज का दिन टल गया तो इकट्ठे होने वाले ग्रह बिगड़ते चले जाएंगे। जो मौत का तूफान उठने वाला है वो नहीं उठेगा। सब ठीक हो जाएगा। फ़कीर बाबा का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान का चेहरा कठोर होता चला गया। कार वापस मोड़ ले देवा, वापस। इसलिए कि मोना चौधरी से मेरा टकराव ना हो। मिन्नो के अलावा और भी ढेरों खतरे तेरे पास आ जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मिन्नो को तू भूल कर दूसरे खतरों में व्यस्त हो जाएगा। मैं तेरा और मिन्नो का भला चाहता हूँ। मौत तुम दोनों का इंतज़ार कर रही है। मेरी बात मानकर तुम और मिन्नो उन खतरों से बच जाओगे जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। फ़कीर बाबा गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान कुछ ना बोला। वक्त कम है देवा। सारे ग्रह केंद्र बिंदु पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। वो कभी भी अपना असर। मैं जहां जा रहा हूं मेरा वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी। जिद ना कर देवा। तेरे को अगर कोई और बात होती तो मैं एक दिन क्या, तेरे कहने पर 10 दिन बंगले में बैठ जाता। लेकिन बंगले पर मैं इसलिए बैठ जाऊं कि मोना चौधरी से आमना सामना होने से बच जाऊंगा। तो देवा, इसके अलावा भी मौत कई रूपों में तेरे सामने। नहीं पेशीराम, मैं तेरी बात नहीं। देवराज चौहान अपने शब्द पूरे ना कर सका। एकाएक चलते चलते कार का इंजन बंद हो गया। वो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ी जा रही थी। देवराज चौहान ने कार को स्टार्ट करने की चेष्टा की, परंतु स्टार्ट नहीं हुई। होठ भींचकर देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे किया और रोकने के बाद गर्दन घुमाकर पीछे देखा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। पीछे वाली सीट पर फ़कीर बाबा नहीं था। सीट खाली पड़ी थी। पेशीराम हवा बनकर आया था और हवा बनकर चला गया था। देवराज चौहान ने सोचों में डूबे कार को स्टार्ट करने की चेष्टा की, परंतु वो स्टार्ट नहीं हुई। तो उसने भीतर से कार का बोनट खोला और बाहर निकलकर बोनट को ऊपर उठाते हुए उसे हुक में फंसाकर इंजन चेक करने लगा कि कार बंद होने की क्या वजह हो सकती है। मिनट भर ही हुआ होगा इंजन में हाथ की उंगलियां चलाते हुए कि ए बचो। देवराज चौहान के कानों में तेज़ आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनते ही देवराज चौहान ने फुर्ती से सिर घुमाकर देखना चाहा कि उसी पल उसके कंधे पर हाथ रखकर किसी ने ज़ोरों से धक्का दिया। वो नहीं समझ पाया कि क्या हुआ है, परंतु उस धक्के के साथ ही उसकी टांगें फुटपाथ से टकराईं और वो फुटपाथ पर लुढ़कता चला गया। देवराज चौहान का लुढ़कना रुका ही था कि उसके कानों में टक्कर की तीव्र आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान ने जो देखा वो देखते ही रह गया। उसकी कार से ट्रक आ टकराया था। कार के बोनट वाले हिस्से पर ट्रक चढ़ा हुआ था। वो सारा हिस्सा ट्रक के नीचे दब गया था। अगर वो वहाँ खड़ा रहता, उसे किसी ने धक्का ना दिया होता, तो उसने इस टक्कर में ज़िंदा नहीं बचना था।
देवराज चौहान ने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर नज़र मारी तो वहाँ उसे 14-15 साल का नई उम्र का लड़का बैठा दिखा, जो कि घबराया हुआ था। भय के कारण उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। जाहिर था कि मौका देखकर यूं ही उसने ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया होगा कि ट्रक बेकाबू हो गया होगा। ट्रक अभी भी स्टार्ट था। उसके इंजन की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में राक्षस के ठहाकों जैसी पड़ रही थी। उसने खुद को संभाला। देवराज चौहान उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसे उस व्यक्ति की तलाश थी जिसने उसे धक्का देकर ट्रक और कार के बीच पिसने से बचाया था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। देवराज चौहान तेजी से आगे बढ़ा और ट्रक का ड्राइविंग डोर खोलकर लड़के से बोला, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, और फिर कभी इस तरह ट्रक को चलाने की कोशिश मत करना। अंकल, मुझे माफ़ कर दिया माफ़, भाग जा। पुलिस आ गई तो बुरा भुगतेगा, लेकिन दोबारा इस तरह ट्रक मत चलाना, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसने घबराहट और भय से सूखे ऑटो पर जीप फेरी, वहीं बैठा रहा। देवराज चौहान ने उसकी बाँह पकड़कर ट्रक से नीचे उतारा। भाग। वो चला। भागना क्या था, उसने डर की वजह से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तभी एक व्यक्ति पास से पहुंचा और अजीब से स्वर में बोला, सर जी, उसे क्यों भगा रहे हो? पुलिस आती होगी, इसे पुलिस में। ट्रक चलाने वाला तो भाग गया, वो तो यूं ही ट्रक में बैठा था। देवराज चौहान ने कहा। ओह, वो व्यक्ति एक्सीडेंट को देखने लगा। कितनी ज़बरदस्त टक्कर मारी है, आपकी कार तो गई। अन्य लोग भी आ गए। वो दूसरे लोगों के साथ बातों में लग गया। तभी देवराज चौहान के पास जो व्यक्ति पहुंचा वो 50 बरस का बेहद अमीर व्यक्ति लग रहा था। उसने कीमती सूट और सोने के फ्रेम वाली ऐनक लगा रखी थी। उसके काले सफ़ेद बाल पीछे की तरफ जा रहे थे। गले में सोने की भारी चेन और उससे फंसा हीरे का पेंडल नज़र आ रहा था। हाथों की उंगलियों में 4 हीरे की अंगूठियां नज़र आ रही थी। तुम बच गए। मैंने वक्त पर तुम्हें धक्का न दिया होता तो बहुत बुरा होता, वो मुस्कुरा कर बोला। ओह, आपने मुझे बचाया, देवराज चौहान ने आभार भरे स्वर में कहा। इत्तेफाक से मेरी कार सड़क के उस पार खड़ी है। इधर कुछ काम था तो मैंने ड्राइवर को वहीं रुकने को कहा और खुद पैदल ही सड़क पार करता इस तरफ आ गया। वो शॉन सर में क्या उठा। अभी आधा ही रास्ता पार किया था कि ट्रक को गलत ढंग से सड़क पर आते देखा। ये भी देखा कि उसे नई उम्र का बच्चा चला रहा है और ट्रक तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तुम बोनट पर झुके इंजन में व्यस्त थे। ऐसे में मैं तुम्हारी तरफ दौड़ा और वक्त रहते तुम्हें धक्का दे दिया। देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपका एहसानमंद हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मैं आपके लिए कुछ कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम क्या काम करते हो? देवराज चौहान ने वहाँ इकट्ठी होती भीड़ पर नज़र मारी, फिर बोला, यहाँ से उधर चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़। तुम्हारी कार, अभी पुलिस आती होगी, वो बाद में देख लेंगे। देवराज चौहान कहने के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया। वो पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहता था। पुलिस ने उसे देवराज चौहान के रूप में पहचान लिया तो नई मुसीबत खड़ी हो जानी थी। बच निकलने का भी रास्ता नहीं मिलना था। वो व्यक्ति साथी था देवराज चौहान के। मैं क्या काम करता हूँ वो छोड़िए, आपने मेरी जान बचाई, उसके बदले मैं आपका कैसा भी काम कर सकता हूँ। वो व्यक्ति देवराज चौहान के चेहरे पर नजरें टिकाए गहरी सोच में दिखा। आपका नाम? विष्णु सहाय। शहर के बड़े लोग मुझे जानते हैं, वो धीमे स्वर में बोला। मेरे लायक कोई काम हो तो कहिए। एक बात तो है, उसने सोच भरे स्वर में कहा, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या? देवराज चौहान ने दूर भीड़ को देखते हुए सिगरेट सुलगा ली। विष्णु सहाय कुछ पल खामोश रहकर क्या उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात तुमसे कहूँ या नहीं। मेरा व्यक्तिगत मामला है। 6 महीने पहले मैंने काशीपुर गांव के पास बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी थी। इतनी बड़ी कि उस ज़मीन को पैदल नापने में सुबह से शाम हो जाए। वहाँ उस ज़मीन पर मिट्टी के बड़े बड़े टीले। कहते कहते वो रुका। देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। उधर उसकी कार के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। तुम उधर जाओ, कार के पास, विष्णु साय कह उठा। वहाँ भीड़ हो गई है। तुम्हारी कार में कीमती सामान भी होगा, कहीं कोई उठा ना ले। और तभी पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। लो, पुलिस भी आपकी कार किधर है? एकाएक देवराज चौहान क्या उठा। मेरी कार? वो तो उधर, वो देखो सड़क पर। देवराज चौहान ने विष्णु साई की कलाई पकड़ी और बोला, आओ। लेकिन उधर तुम्हारी कार। मेरे साथ चलो। देवराज चौहान का लहजा सख्त किंतु भावहीन था। मेरी कार की फिक्र मत करो। अजीब आदमी हो तुम। लाखों की कार पिचक गई लेकिन तुम्हें परवाह नहीं। वहाँ भीड़ लगी हुई है, पुलिस भी आ पहुँची और तुम। कार इंश्योर्ड है, उसने टालने वाले स्वर में कहा। मुझे पैसा मिल जाएगा। वो तो तभी मिलेगा जब तुम पुलिस वालों से लिखित में लोगे, उनसे बात करोगे। और वो सड़क के दूसरी तरफ विदेशी महंगी कार के करीब जा पहुँचे थे। ड्राइवर से कहिए कि वो कहीं घूम ले, हम भीतर बैठकर बात कर लेते, देवराज चौहान ने कहा। वो देवराज चौहान को छोड़कर आगे गया और भीतर बैठे ड्राइवर से कुछ कहते हुए पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गया।
ड्राइवर बाहर निकला और कार से दूर जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट फेंकी और विष्णु साय के पास भीतर आ बैठा। वो देखो, उधर तुम्हारी कार पुलिस के घेरे में, विष्णु साय बोला। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर सड़क के पार देखा। ट्रक चढ़े कार के पास अब पुलिस वाले भी दिखने लगे थे। तुमने बताया नहीं कि काम क्या करते हो, विष्णु साय एकाएक कह उठा। बता दूंगा। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। आप ज़मीन के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दुखी आदमी हर किसी से बात कर बैठता है, यही हाल मेरा है, विष्णु साय ने सिर हिलाकर कहा। मैं काशीपुर की उस ज़मीन पर शानदार फार्म हाउस बनाना चाहता हूँ। वहाँ फलों के बाग लगाना चाहता हूँ। एक हिस्से में अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ कि उन्हें शानदार भविष्य मिले। वहाँ पढ़ते हुए उन्हें रोटी, कपड़ा और माँ बाप की कमी ना रहे। उनके लिए हर तरह के सुख का इंतज़ाम करना चाहता हूँ। ऐसे एक दो काम और भी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। ओह, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान ने पल भर के लिए होठ सिकोड़े, फिर बोला। देवराज चौहान। देवराज चौहान, अच्छा नाम है। तो मैं बता रहा था कि काशीपुर गांव की उस ज़मीन को बराबर करवाने और उसे समतल कराने का ठेका मैंने उमाकांत दुबे नाम के ठेकेदार को दिया। उसने उस जगह को समतल कराने के लिए काम शुरू करवा दिया। पहले दिन ही उधर काम हो रहा था कि उसी वक्त दोपहर को खाना खाते हुए ठेकेदार को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। देवराज चौहान विष्णु साय को देखा जा रहा था। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सोचा लोग कई बार इस तरह भी मर जाते हैं। उसके बाद मैंने जगत सिंह नाम के ठेकेदार को इस काम पर लगा दिया। पहले दिन ही जब काम शुरू हुआ तो जगत सिंह वहीं था। काम शुरू होने के 30 मिनट बाद ही उसे भी दिल का दौरा पड़ा और मज़दूरों के देखते ही देखते वो नीचे गिरा और मर गया। विष्णु साहब परेशान से कह उठा। ये भी कोई मजाक है कि एक के बाद एक दोनों ठेकेदारों को दिल का दौरा पड़ गया, दोनों ही मर गए। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। क्यों हुआ मैं नहीं समझ पा रहा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी इतनी महंगी ज़मीन और मेरे सपने डूब रहे हैं। जो काम मैं उस ज़मीन पर कराना चाहता था वो शायद ना हो पाए। वहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसी ज़मीन पर अपना काम शुरू करवाना चाहता था। इसमें परेशानी क्या है? देवराज चौहान बोला। जो हुआ उसे हाथ से ही कह सकते हैं। आप किसी ठेकेदार से बात करके उस काम को शुरू। मैं कोशिश करके थक गया हूँ। उस पर काम करने को कोई तैयार नहीं होता। कोई तैयार होता है वो काशीपुर गांव का फेरा लगा कर आता है और मना कर देता है काम से। क्यों? गांव वाले उसे भड़का देते हैं। विष्णु साय थके अंदाज में धीमे स्वर में बोला। जब मैं वो सारी ज़मीन खरीद रहा था तो गांव वालों ने मुझे बहुत मना किया था कि वो ज़मीन ठीक नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। उनका कहना था कि उस ज़मीन पर कोई मकान बनाने की कोशिश करता है तो मकान की दीवारें गिर जाती हैं। कोई वहाँ खेती करना चाहता है तो उसका हल टूट जाता है। ट्रैक्टर चलना वहाँ शुरू होता है तो ट्रैक्टर ऐसा ख़राब होता है कि फिर वो कभी भी नहीं चल पाता और कबाड़ के भाव भी बाद में बिकता है। अगर कोई बार बार उस ज़मीन पर खेती करने या कोई दूसरा काम करने की चेष्टा करता है तो उसका दिल फेल हो जाता है। वो रात को लेटता है परंतु सुबह मृत पाया जाता है। ये सब बातें गांव वाले मुझे बता चुके थे पहले, लेकिन मैं ज़िद पर रहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ज़मीन खरीद कर उन्हें वहाँ सब कुछ बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन उस ज़मीन पर काम करने वाले दोनों ठेकेदार बारी बारी दिल का दौरा पड़ने से मारे गए। मुझे मुझे लगता है कि गांव वाले ठीक कहते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इतनी महंगी ज़मीन को छोड़ भी नहीं सकता और जो वहां काम करने जाता है गांव वाले उसे डरा देते हैं। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से विष्णु साय को देखता रहा। सच बात तो यह है कि तुम्हें सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, लेकिन इन बातों पर विश्वास मुझे भी नहीं। देवराज चौहान जवाब में कुछ नहीं बोला। सुना तुमने देवराज चौहान जो मैंने कहा? हाँ। देवराज चौहान के होंठ हिले। अगर तुम मेरे काम आना चाहते हो तो मेरी काशीपुर वाली ज़मीन को समतल करा दो। इसके बदले मैं तुम्हें कोई भी जायज़ रकम दे दूंगा, साथ में ढेरों मेहरबानियाँ। और मिस्टर साय, देवराज चौहान एकाएक सिर हिलाकर बोला, मैंने आपकी बात सुन ली है। अभी एकदम फैसला नहीं कर सकता कि क्या कहूँ। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। कि विष्णु साय ने उसी पल उसके हाथ में कार्ड थमा दिया। इस पर मेरे 6 फ़ोन नंबर लिखे। मुझे फ़ोन करके बताना कि मैं क्या करूँ, कैसे उस ज़मीन को ठीक। एक बात तो बताओ, क्या तुम इन सब बातों को मानते हो? मेरा मतलब कि बुरी भलाओं की बातें, मनहूस चीज़ों की बातें, या जो मैंने तुम्हें बताया कि गांव वाले क्या कहते हैं वो बातें मानते हो? ये सब कह नहीं सकता। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। ये कोई जवाब नहीं हुआ। सीधे सीधे हाँ या ना कहो। देवराज चौहान ने विष्णु साय को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब मानते हो कि ये सब होता है? मालूम नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। यानी कि ये सब बातें नहीं होती? पता नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या जवाब दे रहे हो।
उसके चेहरे पर उलझन आ ठहरी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया कि जो आपको समझ आए मिस्टर साय। विष्णु साय गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। चलता हूँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला। मतलब कि तुम इस मामले में मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते, विष्णु साय ने एकाएक कहा। कल फ़ोन करके बताऊँगा। मेरा फ़ोन कार्ड संभाल कर रखना, किसी भी नंबर पर मेरे से बात कर लेना। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। उसे बाहर निकलते पाकर दूर खड़ा ड्राइवर फ़ौरन पास आ पहुंचा था। वो देखो, तुम्हारी कार और ट्रक को पुलिस ने घेर रखा। मैं वहीं जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। विष्णु साय कार पर वहाँ से चला गया। देवराज चौहान ने हाथ में दबे कार्ड पर निगाह मारी और उसे जेब में डालने के पश्चात पैदल ही आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसे टैक्सी मिल गई। सब कुछ सुनने के बाद एकाएक जगमोहन कुछ न कह सका। वो सोच भरी नज़रों से देवराज चौहान को देखता रहा। सामने पड़ा कप उठाकर घूंट भरा। पेशीराम की कोई भी बात आज तक झूठ नहीं निकली। जगमोहन के गंभीर स्वर ने खामोशी को तोड़ा। देवराज चौहान ने चाय का प्याला टेबल पर रखा। मैं जानता हूँ कि पेशीराम झूठ नहीं बोलता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर ये जानकर कि आगे मोना चौधरी है, मैं वापस नहीं पलट सकता था। मोना चौधरी मिली तो नहीं, एकाएक जगमोहन ने कहा। हाँ नहीं मिली, लेकिन पेशीराम की बात आगे कहीं भी सच हो सकती है। दोनों की नज़रें मिली। तुम्हारा मतलब है कि मोना चौधरी मिलेगी अभी? शायद। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। विष्णु साय की ज़मीन के बारे में क्या कहते हो? जगमोहन ने पूछा। वो अच्छा इंसान है, उसने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। मुझे धक्का देते समय खुद भी ट्रक के नीचे आ सकता था। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं उसके लिए कुछ करना चाहूँगा। क्या? कैसे? जगमोहन के होंठों से निकला। वहाँ काशीपुर गांव में उस ज़मीन पर जाकर देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। कोई नई मुसीबत गले बढ़ गई तो काशीपुर में कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। सोच लो, मेरे ख्याल में छोड़ो इस बेकार की। विष्णु साय ने मेरी जान बचाई है। देवराज चौहान गंभीर था। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। तुम्हारा फैसला मेरा फैसला। कब चलना है? कल विष्णु साय से बात करूंगा, उसके बाद ही काशीपुर जाने का कोई प्रोग्राम बन सकेगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और सोफे पर पसरते हुए आंखें बंद कर ली। जगमोहन चाय के प्याले को घूरते सोचों में डूबा नजर आने लगा था। छोरे, बाकेलाल राठौर कार के पीछे वाली सीट पर पसरा। मूछ के बाल को तर्जनी उंगली से हिलाता हुआ कह उठा। यो बैलगाड़ी ढकेलो हो या कार चलाए हो? कार चला रही हूँ बाप। नीली आंखों वाले छोकरे रुस्तम राव ने जवाब दिया। कार यूं ना चलो हो, मारे को तो लगो। पाछों से कोई यो कारों को धक्को मारो हो, या तो थारो इंजन खराब हो या थारी कारो। बाकेलाल राठौर मुंह बनाकर बोला। थोड़ा और तेज़ी से चलाए हो। रुस्तम राव ने एक्सीलेटर का पैडल दबा दिया। कार तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी। यह शहर का बाहरी इलाका था, खुली सड़कें और कम दौड़ते वाहन। ऐसे में तेज़ रफ्तार कार को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं आ रही थी। ठीक है बाप, कि रेस पैडल पर और दबाऊं? छोरे, हमारे गुरदासपुर में किसी ज़माने में बैलगाड़ी कार से भी तेज़ दौड़ो। बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। वह हमारे को बैलगाड़ी के रेड़े पर बिठाकर खेतों में दूर दूर तक घुमायो। हम पागल था तब वो इसलिए घुमायो कि हम उसों से प्यार वाली बातों करो। हम बेवकूफ़ उसों से भूसों और डंगरों यानी जानवरों की बातों करो। उसे बतायो कि कौन भैंस कितना दूध दो। रुस्तम राव मुस्कुरा पड़ा। जो होता है बढ़िया होता है बाप, इसमें कोई भला छिपा हुआ का भला हो वो हो। अब तो वो दूसरों के चार चार बच्चों जन्मते हो, शायद मोटी भी हो गयो हो। दूजे के आंगन में रोशनी बन के जलो हो और इधर अंधेरों कर दियो। उसों की बातें कर करो के दिल की आग बुझायो हो। गुरदासपुर जाने का मन बनेला क्या? का बात करो हो छोरे, गुरदासपुर जाके हम उसों के शांतो घरों को फूको ना। क्यों? रुस्तम राव ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। ऐसा क्यों होएला बाप? मारी तरह उसे के मन में भी अभी तक मारे लिए प्यार का दियो जल रहो तो वह अपड़ो खूंटों से जंजीर तुड़ाकर मारे चरणों में बैठ गयो तो तबो क्या हो? उसों के बच्चों का क्या हो? हम तो नहीं जाओ गुरदासपुर। हमने उसको दिल में रखो तो दिल में ही रखो, चरणों में ना बिठायो। बाकेलाल राठौर ने पुनः मूछ को उंगली लगाई। रुस्तम राव ने कुछ नहीं कहा। कार दौड़ती रही। बाकेलाल राठौर ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। छोरे, गाड़ी के संग भाग ले, टाइम होने को आवे हो। वो मारो, ज़्यादा इंतज़ार न करो। 10 मिनट के उसके पास पहुँचेला बाप। बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस लेकर सीट पर पहलू बदला और पुनः क्या उठा।
वो मारे को पीतलों के बड़ों गिलासों में मक्खन का गोला डाल के लस्सी पिलाए हो। कितना प्यार हो गए लस्सी में पड़ो मक्खनों के गोलों में। जब वो हम लस्सी पियो हो तो वो चारपाई पर बैठ कर हमको प्यार से देखो। मारी मूछों उसों को बहुत पसंद आए हो। जब वो पासों में कोई ना हो वो तो वो मारी मूछों को उंगली लगाकर छुओ के देखो। ठीक उसी पर रुस्तम राव ने कार के ब्रेक दबा दिए। पहियों के चीखने की आवाज़ दूर तक गई। ये सब तब हुआ जब कार ने मोड़ काटा था और सामने एकाएक एक पुलिस वाला आ गया था, जो कि बदआवाज़ सा दौड़ता आ रहा था। रुस्तम राव ने ब्रेक लगाने में चंद पलों की भी देरी की होती तो वो पुलिस वाला कार के नीचे आ जाता। इधर कार रुकी और उधर वो पुलिस वाला दौड़ते हुए कार के बोनट से टकराया। वो पहले से ही दोनों हाथ उठाकर कार को रोकने को कह रहा था। वो 35 बरस का था। इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की वर्दी उसके शरीर पर थी, जो कि कई जगह से फटी हुई थी। एक हाथ से खून बहकर सूख चुका था। पैंट एक घुटने से रगड़ कर लगने की वजह से फटी हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना और सिर के बाल बिखरे हुए थे। वो बदहवास सा लग रहा था। कुल मिलाकर उसके बुरे हाल थे। बोनट पर वो लुढ़क सा गया था। छोरे, ये तो पुलिस वाला हो गए। ये उल्टी गंगा क्यों बहो? पुलिस वाला मार खा के भागो। गड़बड़ दिखेला बाप। रुस्तम राव के होठ भिज चुके थे। हिस्सों के हटा आगों से, मारे को देर हो रही हो। तभी वो पुलिस वाला बोनट के पास से हटा और कार का सहारा लेते हुए पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर गिरने के ऐसे अंदाज में सीट पर आ पड़ा। दरवाज़ा बंद कर लिया। प्लीज़ चलो यहाँ से, वो थके कांपते स्वर में बोला। क्यों? बाकेलाल राठौर के माथे पर बल उभरे। तब नीचे उतरो। भगवान के लिए मुझे बचा लो, कुछ लोग मेरी जान के पीछे। पुलिस वाले ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए दयनीय स्वर में कहा। वो लोग मुझे मार देंगे। वो पहले तो रिश्वत खाए हो, अब जूतों को बारी आए हो तो भागो हो। हम थारो ना। तभी रुस्तम राव ने कार आगे बढ़ा दी। छोरे, इसो को बाहर निकालो, तम कार। कहते कहते बाकेलाल राठौर ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ी। उसके देखते ही देखते एक गली से 3 व्यक्ति निकले थे, जो कि नंबरी बदमाश लग रहे थे। 2 के हाथों में रिवॉल्वर और 1 के हाथ में खुला चाकू थमा था। उनके रंग ढंग से लग रहा था कि उन्हें किसी की तलाश है। पुलिस वाला उन्हें कार में इसलिए नज़र नहीं आया था कि वो सीट पर अधलेटा सा पड़ा था। छोरे बाप, मामला तो पक्को गड़बड़ लगो, सीरियस बात हो। पक्का गड़बड़ होइला बाप। कार उन तीनों बदमाशों के सामने से निकलकर आगे बढ़ती चली गई। वो तीनों जैसे गुस्से से भरे किसी को ढूंढ रहे थे। लफड़ा होइला बाप। बाकेलाल राठौर ने सीट पर पड़े पुलिस वाले को देखा। फायो खाकी वर्दी। बाकेलाल राठौर ने उसकी टांग थपथपाई। सीधा होके बैठो हो। पुलिस वाला बाकेलाल राठौर को देख रहा था। वो लोग गए? पुलिस वाले के होठों से निकला। गिनती में कितने थे वो? 3। उठो के बैठ जाए हो, वो पीछे रह गए हो। थारी यो खाकी वर्दी बहुत मुसीबत खड़ी करो। पुलिस वाला सीधा होकर बैठ गया। उसकी सांस अभी भी नियंत्रित नहीं हुई थी। क्या चक्कर होइला बाप? रुस्तम राव कार ड्राइव करता बोला। वो लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों होइला? वर्दी वाला आगे और चाकू वाला पीछे क्यों होइला? पुलिस वाले ने सूखे होठों पर जीप फेरी। वो मुझे मार डालना चाहता है। कौन? इंस्पेक्टर लोकनाथ। वह और मैं एक ही थाने में हैं। वो इंस्पेक्टर है, चौकी का इंचार्ज है। उसके चेहरे पर ढेर सारी घबराहट नाच रही थी। मुझे मारने के लिए उसने बदमाश मेरे पीछे लगा दिए हैं। वो थारी भैंसों के पीछे क्यों पड़ो हो? वो चाहता है कि मैं मुंह बंद रखूं। मैं थारे मुंह में क्या है जो वो बंद रखने को बोलो हो? उसने 6 महीने पहले भूतपूर्व नेता की बहन से बलात्कार करके उसे जान से मार दिया। थाने में किया ये सब। रात के वक्त उसके अलावा मैं थाने में था। एक तरह से उसकी नीच हरकत का मैं गवाह हूँ। तब इस मामले में भूतपूर्व नेता ने शोर मचा डाला तो सीबीआई की जांच बिठा दी गई। मुजरिम कभी नहीं बचता। सीबीआई वाले उस इंस्पेक्टर तक पहुंच गए। साथ ही उन्हें मालूम हो गया कि मैं उस बलात्कार और हत्या को आंखों देखा गवाह हूँ। उन्हें कैसे मालूम होला बाप? जिस रात थाने में इंस्पेक्टर ने बलात्कार और हत्या की, उस रात थाने के रजिस्टर के लिखे रिकॉर्ड के मुताबिक मैं ड्यूटी पर था और 6 अन्य हवलदार। वो हवलदार रात को 10:30 बजे ड्यूटी पर निकल गए थे इलाके की गश्त लगाने, परंतु मैं अगले दिन के लिए वो रिपोर्ट तैयार कर रहा था जो कि अदालत में पेश करनी थी। सीबीआई वालों को मालूम हो गया कि मुझे सब पता है या मैं भी इंस्पेक्टर के साथ उस सारे मामले में हूँ। इससे पहले कि सीबीआई वाले मेरे तक पहुँचते, इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि मैं उसके खिलाफ गवाही ना दूँ, लेकिन मैंने कहा कि सीबीआई वाले मेरे से पूछने आएंगे तो ज़रूर बताऊँगा। इसी बात को लेकर वो मेरे पीछे पड़ गया। पहले उसने खुद को मारना चाहा, खुद मुझे मारना चाहा। उसके हाथों बच गया तो उसने छठे हुए बदमाश मेरे पीछे लगा दिए। 2 दिन से मैं उनके हाथों से बस्ता फेर रहा हूँ। थारे को सीबीआई के पास जाना चाहिए, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। क्यों? इंस्पेक्टर ने मेरे खिलाफ हवा उड़ा दी है कि 6 महीने पहले थाने में मैंने बलात्कार और हत्या की थी। जब सीबीआई वाले उसे आते देखे तो भाग निकला।
यहाँ तक कि उसने थाने के 2 हवलदारों को गवाह के तौर पर भी तैयार कर लिया, जो उस रात थाने में मौजूद थे। सुनने में आया कि उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट तैयार की है कि उस रात मैंने थाने में मौजूद उन दोनों हवलदारों को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने ये बात किसी को कही तो मैं उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी खत्म कर दूंगा। रुस्तम राव का हाथ मूंछ पर गया। सॉरी। बांकेलाल राव का हाथ मूंछ पर गया। का मालूम वो ठीक ही बोलो हो, तर नहीं यो कांड कर दियो हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि सब कुछ उसी इंस्पेक्टर ने किया। थारा नाम का होगे? महेश पाल, सब इंस्पेक्टर महेश पाल। और उसो इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर लोकनाथ। बांकेलाल राठौर ने मूंछ को उंगली लगाई। छोरे बाप, थारे को का लगो कि वर्दी पहनो ये पुलिस वाला सच बोलो या झूठ? बाप, अपन नहीं जानता इन लोगों का मामला। ये सच कहेला तो झूठ लगेला, झूठ बोलेला तो सच लगेला। फिट बोलो तब इसको नीचे उतारेला बाप, अपन इस मामले में टांग नहीं अड़ाएला। ऐसा मत कहो। सब इंस्पेक्टर महेश पाल गिड़गड़ाने वाले ढंग में क्या होता? मैं सच्चा इंसान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर लोकनाथ मुझे फंसा रहा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। 2-3 दिन मुझे कहीं छुपा लूँ, उसके बाद मैं सोच समझ लूँगा कि मुझे क्या करना है। मैं कहीं भी नहीं छिप सकता। लोकनाथ को पता चल जाएगा कि मैं किधर हूँ, वो मुझे जान से मार देगा। तन ने ही सारी गड़बड़ करी होवे तो मुझे मार देना, जहर दे देना, मत छोड़ना मुझे। सब इंस्पेक्टर महेश पाल ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं शरीफ खानदान से हूँ, पुलिस में हूँ। गलत काम करना नहीं, रोकना मेरा काम है। मारे को तो तुम सिरे से झूठे लागो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। उसका स्वर कांप उठा। तभी रुस्तम राव बोला, बाप अपन उधर पहुँचेला, बढ़ियो जगह हो, गाड़ी को ठिकाने लगायो। बांकेलाल राठौर बाहर देखता क्या उठा। ये कस्बे जैसा इलाका था। वो शहर से बाहर पास ही के कस्बे में आ चुके थे। सामने ही कच्चे पक्के मकान और दुकानें बनी नजर आ रही थी। लोग थे। वाहनों के नाम पर धूल से हटी 1-2 कारें या ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दे रही थी। रुस्तम राव ने सड़क से उतार कर कार रोकी और इंजन बंद करके चाबी जेब में डाल ली। तुम इधर ही बैठो, बाहर नहीं आना। हम इधर से होकर आयो तो थारे से बात करो। सब इंस्पेक्टर महेश पाल ने सिर हिलाकर सूखे होठों पर जीभ फेरी। मुझे कहीं छिपने की जगह? हम अभी आए हो, तुम थारे से मुंह मारो। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव बाहर निकले और आगे बढ़ गए। छोरे, कार की चाबी निकाल लायो ना, वो कार लेके ना भाग जायो। चाबी जेब में वेला बाप, अपन को उसका मामला भेजे में ना आयो। मारे को लगो कि वो सचो बोलो, अपन को वर्दी वालों पर भरोसा नहीं होएला बाप। रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। मारे को क्यों लगो कि वो सचो बोलो हो? रुस्तम राव खामोश रहा। दोनों गांव की तरफ बढ़ते रहे। भलो करो और कुएं में गिरा दो। मारी माँ तो मारे को यही कहो। अब किधर होएला तुम्हारी माँ? वो तो कूच कर गयो ऊपर की तरफ, तो उसकी बात भी उसके साथ चला गया बाप। ऐसा मत क्या छोरे, माँ चलोगे हो, उसों की बातें इधर ही रहो। वो बहुत ठीक कहो। बांकेलाल राठौर सोच भरे स्वर में कह रहा था। मारे को लगोगी वो पुलिस वाला सच्चो कहो बाप। इधर हर कोई किसी रगड़े में फंसेला। किस किस के बारे में सोचेला तू? अपनी खिड़की दरवाज़ा बंद भी रखेला तो बात सुखी होएला, इधर उधर नहीं देखने का। वो मारे को सचो बोलता लागे हो। बांकेलाल राठौर बड़बड़ा उठा। रुस्तम राव ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। 1 घंटे बाद वे लौटे तो रुस्तम राव ने हाथ में पुराना सा ब्रीफकेस थाम रखा था। वो कार तक पहुंचे तो सब इंस्पेक्टर महेश पाल को कार के पीछे वाली सीट पर वैसे ही बैठा पाया जैसे वो छोड़कर गए थे। वो भीतर बैठे। रुस्तम राव ने कार वापस ले ली। छोरे, अपने सोहन लाल के इधर चल, ये उधर 2-4 दिन चुपके से बिता लेगा। लेकिन रुस्तम राव ने कहना चाहा, तने सुनो नहीं कि हम थारे को काका हो, ये मारे को सचो लागे हो। इसो की हेल्प करने में अपनों कछो नहीं जाए हो। नेकी करो और कुएं में गिरा दो। ऊपर वालों आंखें फाड़े सबको देखो। सोहनलाल नहा धोकर बाहर जाने को तैयार था। एसी चल रहा था। सारा फ्लैट बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। वो शीशे के सामने खड़ा बाल संवार रहा था कि कॉल बेल की आवाज़ गूंजी। कंघा करते करते पल भर के लिए ठिठका वो। सुबह के 10 बज रहे थे। कौन हो सकता है? सोहनलाल ने कंघी रखी और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने बांकेलाल राठौर, रुस्तम राव और सब इंस्पेक्टर महेश पाल खड़ा था। तुम लोग? सोहनलाल के होंठों से निकला। बांकेलाल राठौर ने सोहनलाल को सिर से पांव तक देखा। खूब जचो कर बाहर जायो आजकल हो तो। उसने हाथ बढ़ाकर कोट को छुआ। बढ़िया कपड़ो है। कौन से मिलो का होवे, रेमंडो या ग्वालियरों का होवे? मारे को तो ये बॉम्बो डाइंग का लगे हो। कहते हुए वो भीतर आ गया। पीछे रुस्तम राव और सब इंस्पेक्टर महेश पाल भी। रुस्तम राव ने दरवाज़ा बंद किया।
ठाटों से बीत रहे हो जिंदगी का वक्त, शानदार हो फ्लैट। ये मौसम में भी तुम एसी चलाए हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। बिजली का बिल नहीं आया हो क्या? नहीं, तार सीधी लगा रखी है, सोहनलाल ने कहा और सोफे पर बैठते हुए गोली वाली सिगरेट निकाली। तुम लोग कैसे आए? हालचाल पूछने वालों में से तुम लोग हो ही नहीं, नंबर ही मतलब ही हो। सोहनलाल की निगाह सब इंस्पेक्टर महेश पाल पर गई। अपन को मालूम है कि तुम बहुत समझदार हो इला। रुस्तम राव मुस्कुरा पड़ा। फिर बाकेलाल राठौर को देखकर कहा, बाप यह पूछे ला है कि हम इधर को क्यों आएला? हम थारी चाय पीने के वास्ते इधर आएला। बाकेलाल राठौर आगे बढ़कर सोफा चेयर पर जा बैठा। मारी मूछों की तरह कड़क चाय बनायो। और बाप, रुस्तम राव ने टोका, अपन के पास वक्त कम होइला, उधर को वक्त पर पहुँचना होवे। बाकेलाल राठौर ने घड़ी पर निगाह मारी, फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। चाय का प्रोग्राम हो कैंसिल हो, फिर आयो। सोहनलाल ने बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को देखा। उंगलियों में दबी गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चेहरे पर सोच के भाव स्पष्ट नजर आने लगे थे। यो सबो इंस्पेक्टर महेश पालो हो, थारो यहाँ पे 3-4 दिन रहो, इसो को बाहर की हवा न लगो, बाहर हो इसे के वास्ते खतरा हो। चौथे दिन तुम इसो को बाहर का रास्ता दिखा दियो। सोहनलाल की निगाह सब इंस्पेक्टर महेश पाल पर जा टिकी। चक्कर क्या है? हम थारे को का समझावे? चक्करों को थारे पास छोड़ो, पूछ लो। इसको यहाँ रखने से मेरे गले मुसीबत पड़ सकती है। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ। पक्का मुसीबत होइला बाप, अगर बाहर वालों को पता लगेगा कि ये इधर टिकेला है। रुस्तम राव सोहनलाल से गंभीर स्वर में कह उठा। तभी तो बाकी कहेला कि इधर होने की किसी को हवा नहीं लगेला। सब इंस्पेक्टर महेश पाल के चेहरे पर अभी भी घबराहट हावी थी। क्या किया है तूने? सोहनलाल ने उसे सिर से पांव तक देखते हुए पूछा। मैंने कुछ नहीं किया। सब इंस्पेक्टर महेश पाल जल्दी से कह उठा। कुछ नहीं किया? सोहनलाल के माथे पर बल पड़े। नहीं, मैंने कुछ नहीं। तो निकल जाए यहाँ से, इधर क्या करने आए? सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। सब इंस्पेक्टर महेश पाल ने सूखे ओटो पर जीप फेर कर बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को देखा। इसो ने कछो ना करो, दूसरा करो और भुगतो ये, पूछ लो, हम चलो। बाय बाप, ऐसे रखने का मतलब है कि मैं भी इसी के साथ बंधा रहूँगा। मेरे को कोई कई काम मारी खातिर तुम ये भी नहीं करो तो क्या करो हो? नेकी करो और कुआं में फेंक दो, समझो का? 3 दिनों ऐसो को ढांप के रख लो, चौथे दिनों बाहर कर दो। तुम क्यों नहीं रख लेते इसे? सोहनलाल क्या उठा। बाप, अपने सोहनलाल का मूड खराब होइला। रुस्तम राव ने गहरी सांस लेकर बाकेलाल राठौर को देखा। हम अभी शहर से बाहर जाइला, बहुत जरूरी काम होवे थापड़ साहब का। 1 या 2 दिन को वापस आवे। चल छोरे, इसे के तो भावी बड़ो जाए। बाकेलाल राठौर पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर मिलेगा बाप। बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव बाहर निकल गए। होंठ सिकोरे सोहनलाल सोफे पर बैठा और सब इंस्पेक्टर महेश पाल से बोला, दरवाज़ा बंद कर। महेश पाल ने फौरन दरवाज़ा बंद किया। इधर आ, यहाँ बैठ मेरे सामने। सब इंस्पेक्टर महेश पाल तुरंत आगे बढ़ा और सोफे पर सहमा सिमटा बैठ गया। बता, क्या बात है, क्या मामला है? सब कुछ एक ही बार में बता दे, पूछना ना पड़े, सोहनलाल बोला। वो बताने लगा। तो चलिए दोस्तों, देवदासी के पहले भाग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।